देखिए, एक लास्ट टॉपिक बचा है इसका। आज न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम अभी नहीं पढ़ाएंगे। और एक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाने के बाद तब फिर इनऑर्गेनिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे भी ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। फिजिकल का टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम बेसिक कंसेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इक्विलिब्रियम पढ़ाने के बाद। ठीक है ना, तो उधर भी आपका 2 टॉपिक हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल हो जाएगा और साथ में केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइए देखिए, देखिए यहाँ पर लिखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द फॉलोइंग, या फिर लिखे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग या प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्टेंट आपको दे देगा, इससे आपको प्रोडक्ट बनाने में काम आएगा। कि जैसे कोई HI दे दिया, HNO3 दे दिया, 2 रिएक्टेंट दे दिया, अब आपसे पूछा कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या पूछा है, प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्टेंट आपको दे दे, उससे आपसे क्या पूछेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल में दिया है HI HNO3, आपसे पूछा A क्या बनेगा, C क्या बनेगा। आपसे पूछा HI प्लस HNO3, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस नाइट्रिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करके आपसे पूछा कि A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, C क्या बनेगा। ये 3 प्रोडक्ट पूछा है। यह हाइड्रोजन आयोडाइड था, यह नाइट्रिक एसिड 50% लिया गया है। अब आपसे प्रोडक्ट पूछा ABC, क्या पूछा, प्रोडक्ट ABC। ये प्रोडक्ट A क्या बनेगा, B क्या बनेगा और क्या पूछा है, C क्या बनेगा। कैसे बनाते हैं देखिए, सुनिए। इसके लिए क्या करना है, देखिए रिएक्शन में क्या है ना कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड था, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके कंपाउंड बन गया A प्लस B प्लस क्या बन गया, C। ये 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए होता क्या है ना, देखिए जैसे आप इसमें याद रखना पड़ेगा, जैसे I माइनस है यहाँ पे, I का ऑक्सीडेशन नंबर, और नाइट्रोजन का यहाँ X मान के निकालिएगा तो +5 आएगा। देखिए यहाँ पे तो होता क्या है कि जैसे HI प्लस HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, 50% कॉन्क लिखा हुआ है। एक्चुअली नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन बदल देने से हमारा प्रोडक्ट भी क्या होता है, बदल जाता है। तो अब देखिए जैसे होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आ जाइए। जितना भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितना होता है, -1।
और ये सारा एलिमेंट सातवां ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? सातवां ग्रुप का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितना भी एलिमेंट है सब किस ग्रुप का एलिमेंट है? सातवां ग्रुप का एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट का, इधर सुनिए, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8 इसके बराबर होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8 के बराबर होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसका आयोडीन का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 और मिनिमम कितना है? -1 और यहाँ पे है भी -1। अब बोल यह इससे नीचे जा सकता है? नहीं जाएगा। तो जब भी किसी से रिएक्शन करेगा तो आयोडीन अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। अब बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसका मतलब HI काम कैसा करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। नाइट्रिक एसिड में आ जाइए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ X मान के निकालिए, +5 आएगा और नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? +5 और मिनिमम 5 में से 8 गया तो -3। तो नाइट्रोजन का मिनिमम हो सकता है -3 और मैक्सिमम कितना होगा? +5। तो बोलिए +5 से ज़्यादा तो अब हो नहीं सकता है, या +5 से ज़्यादा नहीं होगा तो किसी से रिएक्शन करेगा तो ये नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकता है? घटा सकता है। और घटेगा तो रिडक्शन होगा और रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये सब्सटेंस कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा। अब मेरी बात सुनिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, वह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब HI जब रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो कहीं भी X- होता है ना, कहीं पे भी, तो याद रखना पड़ेगा कि X- है तो वो X2 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? X2 में। जैसे I- है तो I2 में बदल जाएगा, Cl- है तो Cl2 में बदल जाएगा, Br- है तो Br2 में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है? I- किससे बदल जाएगा? I2 में। और HNO3 50% कॉन्क है तो बदल जाएगा NO में। और तीसरा प्रोडक्ट याद रखिएगा कि अगर कोई भी कंपाउंड में H और O दोनों रहे, हाइड्रोजन भी है प्लस क्या है? ऑक्सीजन भी है, तो अगर कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो रिएक्टेंट साइड, तो तीसरा प्रोडक्ट अपने आप हर हाल में क्या बनेगा? वाटर। ये मस्ट है, तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। अब देखिए इसमें अब क्या पहचानना होगा, ये अब आपको याद रखना होगा कि एक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और उसमें ये याद रखना होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या बनता है। जैसे यहाँ लिख देगा HNO3 कॉन्क, कुछ नहीं दिया रहे तो कॉन्क भी रह सकता है, और कॉन्क रहता है तो NO2 बनता है। क्या बनता है? NO2 बनता है। 25% कॉन्क लिखा रहेगा तो N2O बनेगा। अगर HNO3 वेपर लिखा रहेगा तो N2 नाइट्रोजन गैस बनता है। तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट का अमाउंट का इसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा? बदल जाएगा। चलिए लिखिए, इसको लिख लीजिए।
ये काम करता है, ये चलता है, और चलता है, जो बना हुआ है। लिखा गया सब। अब देखिए तो इसमें अब सिर्फ हमको ये पहचानना होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये पहचान गए तो हम प्रोडक्ट आसानी से क्या कर सकते, गप नहीं, आगे बैठ के गप नहीं करना है। देखिए देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए सुनिए, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट के रूप में रहता है तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। ये सबसे पहला आप देखिए नाइट्रिक एसिड से देखिए HNO3, अगर कॉन्क लिखा हुआ है HNO3 नाइट्रिक एसिड कैसा लिखा हुआ, कॉन्क कंसंट्रेटेड, तो अगर कॉन्क रहता है HNO3 तो इसका प्रोडक्ट बनता है NO2। अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड अगर HNO3 50% कॉन्क है, इसका प्रोडक्ट बनेगा NO। देखिए अगर 25% कॉन्क है, वेरी डाइल्यूट विथ अल्मुनियम, टीन, जिंक ETC, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ये समझ रहे हैं क्या बनेगा, मतलब ये सब रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट रहे, ये सब लिखा रहे तो किसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये सभी बना 50% है तो क्या बनता था, NO बनता था। एक चीज़ एक थोड़ा बहुत याद रहेगा तो हम कोई भी प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिखा रहेगा HNO3 वेपर लिखा रहेगा विथ एनी मेटल, तब नाइट्रोजन बनता है। सोडियम नाइट्रेट है एसिडिक मीडियम में, तब अमोनिया गैस बनता है। देखिए सोडियम नाइट्रेट है तब क्या बनता है, अमोनिया क्या बनता है, गैस बनता है। अगर अमोनियम सोडियम नाइट्रेट है एसिडिक मीडियम में आप लेते हैं तब कंपाउंड हमारा क्या बनता है, अमोनिया क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तब क्या बनता है, अमोनिया बनता है। सुनिए ना, बगल से बोलिए वो टेबल ला कर दे देने के लिए, सर को ऑफिस में क्लास में लगा देने के लिए है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक लगा दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो
ठीक, नहीं नीचे रख दो, ठीक। देखिए, नहीं कुछ नहीं, बस हो गया। देखिए 7वां देखिए। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। तब पोटेशियम परमैंगनेट का 3 मीडियम में रिएक्शन होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिडिक में क्या प्रोडक्ट बनता है, बेसिक में क्या बनता है, न्यूट्रल में क्या बनता है। जैसे आप देखिए, जैसे कहीं लिखा रहा है ऐसा, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट और लिखा रहा है H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम? एसिडिक। तब प्रोडक्ट हमारा बनता है Mn2+। 8वां नंबर है पोटेशियम परमैंगनेट और लिखा हुआ बेसिक मीडियम। OH का मतलब क्या होता है? बेसिक। तो आपको याद रखना होगा प्रोडक्ट बनता है K2MnO4। फिर लिखा रहेगा KMnO4 न्यूट्रल मीडियम। तब इसमें प्रोडक्ट बनता है MnO2। ऐसे याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, इसका प्रोडक्ट बनता है Cr3+, क्रोमियम 3+। H2SO4 कॉन्ग या H2SO5, इसका प्रोडक्ट बनता है SO2। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए H2SO4 चाहे H2SO5 अगर लेते हैं कॉन्ग, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे याद रखना पड़ेगा। 12 नंबर देखिए, फेरिक इक साल्ट। देखिए इक साल्ट, इक का मतलब जैसे फेरिक, क्यूपरिक, मर्क्यूरिक, आस्टाइनिक, तो ये बदल जाता अस साल्ट में। जैसे बन जाएगा फेरस, क्यूपरस, मर्क्यूरस, आस्टाइनस, ऐसे बन जाता। मतलब एक साल्ट किससे बदल जाता? अस में। किससे बदल जाएगा? अस में। तो ये सब ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सबका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट हम क्या किए, लिख दिए कि कौन सा रिएक्टेंट लीजिएगा तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए इसको आप अपने से पहले एक बार लिख लीजिए। लिखिए इसको। हाँ लिखिए इसको। एक और पहला प्रोडक्ट था, लिखिए इसको। लिखा गया सब। कौन सा सब्सटेंस होगा
जो दोनों का काम करता होगा, ऑक्सीडाइजिंग का भी और रिड्यूसिंग का भी। जैसे तो हो गया क्लियर आपका, देखिए ये तो हो गया आपका कैसा रिड्यूसिंग एजेंट, एक हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हुआ ना। एक हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। हम कह रहे कौन सा ऐसा सब्सटेंस होगा जो कौन सा ऐसा सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग का भी। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब याद रखना कि रिडक्शन होना चाहिए, और रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे आप याद रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम हो, ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम हो, तो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, तब वह बढ़ा भी सकता है और क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। अब अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहेगा, और घटेगा तो रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो वैसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, वह सब्सटेंस दोनों के जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। यानी वैसा सब्सटेंस जो और जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, वैसा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। बस ऐसे याद रखना। तो कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस होगा, इसको हटा दें। बोलिए कार्बन किस ग्रुप में आता है, जो बताइए तो। 6, एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, 4। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4 और मिनिमम 4 में से 8 गया तो -4। तो यानी कार्बन वेरी करेगा +4 से लेके कहाँ तक, -4 तक। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ देखिए substance which act as both oxidizing agent and देखिए कोई भी वैसा सब्सटेंस जो दोनों के जैसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग का भी और रिड्यूसिंग का भी। क्या क्या याद रखना, सुन लीजिए। CO, यहाँ से CO2 भी बनता है, यहाँ से C भी बनता है। अब देखिए ध्यान से, बोले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान के निकालिए तो 2 आएगा, और यहाँ x मान के निकालिएगा तो 4 आएगा। बोले 2 से 4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। +2 से यहाँ कितना है, 0, 2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखना। आइए दूसरा H2O2, O2 और H2O, यहाँ -1 यहाँ 0, -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तब रिड्यूसिंग एजेंट। -1 से -2 घट गया, रिडक्शन, रिडक्शन है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखना, समझ गए ना कैसे याद रखना है। देखिए आइए नेक्स्ट एक और आई, SO2, सल्फर, ये हो गया सल्फेट, यहाँ +4 यहाँ 0, यहाँ x मान की निकाली +6, 4 से 0 रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया, चलिए लिख लीजिए इतना। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम हो। लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन देके जिसको आप बनाइएगा। बनाइए सब, HI
एक और क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको बनाना है। हो गया सब। क्या बोली? जिसका रिडक्शन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन बनाना है आपको। ऐसा देखिए, कॉपर, ये बनाना है आपको। एक और क्वेश्चन लास्ट था, ग्लूकोज प्लस कॉन्क HNO3। बस इसका पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पूछा है सिर्फ। देखिए, बनाइए, कोई बता दे कि जैसे हम एक बता देते हैं। देखिए कैसे बनाइए, सुनिए। देखिए हम आपको लिखें, देखिए जैसे नाइट्रिक एसिड है ना, तो हमेशा नाइट्रिक एसिड जो होगा ये तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है ग्रुप नंबर के बराबर। तो जब ए ऑक्सीडाइजिंग है तो ए क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब हम देखिए रिड्यूसिंग एजेंट में लिखवाए हैं, फॉर्मिक एसिड रहे, ऑक्जेलिक एसिड रहे, ग्लूकोज रहे, फ्रुक्टोज रहे, शुगर रहे, कुछ भी रहे, ये बदल जाएगा CO2 में। किससे बदलेगा? देखिए कॉपी पे लिखा होंगे रिड्यूसिंग एजेंट में ग्लूकोज में। और नाइट्रिक एसिड कुछ नहीं लिखा रहे तो कॉन्क लेना है। क्या लेना है? कॉन्क। और कॉन्क रहता है HNO3 तो NO2 बनता है। क्या बनता है? NO2। और तीसरा बोली रिएक्टेंट साइड H भी है और क्या है? O भी है। तो अपने मन से तीसरा प्रोडक्ट अगर H और O दोनों रहे तो तीसरा प्रोडक्ट क्या बना दीजिए? H2। वैसे बनाइए सब।
ठीक है, बनाइए। कुछ भी बना के दिखाइए जो 2-4 रिएक्शन बनता है। हाँ, कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी। कुछ भी का मतलब कि जो लिखे उसी में से कुछ भी ना। तुम लोग भी घर जा रही होगी? यस। तुम यहीं रहती है? तो घर जाने का मन करता है? हाँ, बहुत सा लगा चलो घर से दूर है तो मन लगता है। घर का किसी का बात नहीं सुनना पड़ेगा, है ना? ये तो होता है, लेकिन घर का याद सबसे ये मैं वो कभी नहीं जाने देती है, जैसे वो टेंशन नहीं छोटे बच्ची बच्चे बार बर्थडे की आया ना, बर्थडे बन गया सबका? उधर बउआ लोग बन गया, बच्चे लोग बना? बिल्कुल होगा। देखिए, पहला में क्या है ना, कॉपर है, तो कॉपर मेटल हो गया, तो मेटल से बनता मेटल का केटायन, मतलब कॉपर 2+ क्या बनेगा? कॉपर 2+ बनेगा। मतलब कॉपर 2+ बनने का मतलब हुआ ना कि कोई ऐसा कंपाउंड बनेगा जहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होगा। तो कॉपर 2+ कैसे बन सकता है? तो SO4 से रिएक्शन कर जाएगा, और SO4 से रिएक्शन करके क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट। क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट बना देगा। तो कॉपर पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2+ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट। और फिर H2SO4 है, वो बदल जाएगा SO2 में। किससे बदलेगा? SO2। और H और O दोनों है रिएक्टेंट साइड, तो तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। चलिए बनाइए। ये बन जाएगा। HI से भी बताए थे, आयोडीन बनेगा, NO बनेगा, वाटर बनेगा। HBr, अब खुद बताइए आप, Br माइनस है तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए। Br2। HNO3 कॉन्क है तब क्या बनेगा? और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2। इसका कोई बता सकते हैं? देखिए, ये फेरिक साल्ट है, FeCl3। Fe पर 3+ है, तब फेरिक से क्या होता है? फेरस। तो FeCl3 से क्या बनेगा? FeCl2। अब प्लस क्या बनेगा? सल्फर। H2S से सल्फर बनता है, लेकिन यहाँ H है लेकिन O है कहीं पे नहीं, तो वाटर नहीं बनेगा। तो इसका H और इसका Cl मिल करके क्या बन जाएगा? HCl बना देगा। ये बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बता रहे हैं क्या बनेगा। आइए, कार्बन, ये तो अपने से बना सकते हैं, बताइए कार्बन किस में बदलता है? देखिए कॉपी पे, रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन किस में बदलता है? CO2 में। तो यहाँ लिखिए कार्बन से क्या बनेगा? CO2। और HNO3 में क्या बनेगा? NO2। कुछ नहीं लिखा रहे तो कॉन्क, कॉन्क का मतलब NO2 बनता है। अब बोले H और O दोनों है तो तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2। यहाँ पे आ जाइए, सल्फर है तो क्या बनेगा? जल्दी बोलिए। NO2। बोलिए फास्फोरस है तब क्या बनेगा? ये हो गया। इस तरह प्रोडक्ट बनेगा। बन गया ना? इस तरह कोई भी रिएक्टेंट से आप रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। यही लास्ट था रिडॉक्स रिएक्शन। क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, एक आपको NCERT में एक आपको दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या दे दिया है? इलेक्ट्रोकेमिकल। NCERT बुक है किसी के पास?
किसी के पास यहाँ पे नहीं। उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, वो लास्ट टॉपिक है ना। देखिए इधर देखिए, सुनिए, छोड़ कर इसको हटा दें, जल्दी लिखिए। उसको पढ़ना है डिटेल से 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, समझ गया ना। लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, वो एक पेज आपको लिख दिया एनसीईआरटी में 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में, वो एक पेज थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। हो गया। देखिए एक पढ़ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इसको ई कहते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरी बात देखिए, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने का जो कैपेसिटी होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे आप मेरी बात ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ देखिए जैसे कोई मेटल है, ध्यान से देखिए, मेटल, यहाँ मेटल का रड था, इस मेटल के आयन में डाल दिए, मेटल का रड था और मेटल के आयन में ही डाल दिए हैं। मेटल का रड था, किस में डाल दिए? मेटल का आयन में। तो मेटल का रड था, मेटल के ही आयन में डुबा दिए, तब दो कंडीशन होगा, या तो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा या मेटल का रिडक्शन होगा। जैसे देखिए कोई मेटल था, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, यहां देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी, या नहीं तो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन हुआ, और नहीं तो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बनाएगा, यानी रिडक्शन होगा। तो या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, चाहे मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये मेटल को लॉस और गेन करने की जो कैपेसिटी होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझे? कोई भी मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जो कैपेसिटी होता है, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? और लॉस करने की कैपेसिटी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और गेन करने की कैपेसिटी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन आयुपैक सिस्टम में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, उसी को मान लिया गया रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मान लिया गया? मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो मतलब समझ जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए लिखिए पहले उसको, इतना जल्दी जल्दी लिखिए, तो फिर 2-3 लाइन लिखवाएंगे। ये पढ़िएगा 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं जो लिखा है उतना। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बट अपोजिट इन साइन।
बट अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में क्या होता है, अपोजिट होता है, बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एक्चुअली सबका वैल्यू दिया रहा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे चाहे रिडक्शन पोटेंशियल लिखे, क्योंकि आयुपैक में इलेक्ट्रोड को ही क्या मान लिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ क्या अंतर है दोनों में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम ई नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ई नॉट से। इसमें याद रखिएगा, जब टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का लिया जाता है 1 m, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, अगर गैस का कोई इलेक्ट्रोड है, ये सब कंडीशन पे कोई भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जो कैपेसिटी है उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें याद रखना है, हाइड्रोजन का जो होता है ना, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, ये याद रखिएगा, जैसे 2H प्लस से बन गया H2, इसका वैल्यू होता है, एक कन्वेंशन है माना हुआ है 0.00 वोल्ट, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन का फिक्स है कि हाइड्रोजन अगर रिएक्शन गेन किया, जैसे इसी रिएक्शन को ऐसे लिखे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, H2 बना दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है हाइड्रोजन का, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिया जाता है, 0 वोल्ट। एक कन्वेंशन है माना हुआ है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट। इसी के रेस्पेक्ट में दूसरे का निकालते हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जिसका कम होगा उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और जिसका लॉस करने का पावर, जिसको गेन करने का पावर ज़्यादा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव। कौन सा वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल। और जिसको गेन करने का पावर कम हाइड्रोजन से, जब हाइड्रोजन का 0 है तो कम है, तो 0 से नीचे जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी सीधा ये याद रखिए, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन से जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर ज़्यादा होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जिसको गेन करने का पावर कम होगा हाइड्रोजन से उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। इसी के आधार पे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ना, यही दिया हुआ है जो आपको NCERT में था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही 5 मिनट 10 मिनट लगेगा पढ़ाने में इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है ना, जितना भी एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के आधार पे ऊपर से नीचे सजाया गया है। जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर ज़्यादा है वह एलिमेंट ऊपर से धीरे धीरे नीचे आते आ रहा है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसी, फिर आपका जिंक, हाइड्रोजन, इस तरह से। मतलब जो जितना नीचे होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो उससे हमारा एक सीरीज बन गया, उस सीरीज को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी एलिमेंट को सजा दिए किसके क्रम में, इलेक्ट्रॉन गेन करने के कैपेसिटी के क्रम में। जिसका ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे नीचे होते चला जाएगा। उससे जो सीरीज बन गया उस सीरीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगा। तो नीचे एक लाइन इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक लाइन लिख लीजिए। नहीं लिखे अभी, लिखिए लिखिए लिख लीजिए।
ये अपने से कैसे कट जाता है। इतना लिख लीजिए। तो आज इतना रहने दें, अगले क्लास में सीरीज थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फिगर बना देंगे, उसके बाद न्यू चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? केमिकल इक्विलिब्रियम। नहीं, 12th अभी कहाँ से? हाँ, ये इसके आगे का 12th का पार्ट है, जहाँ तक 11th में दिया उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। इसको पढ़िएगा। कि पहले पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा दें आप लोग को? पहले इक्विलिब्रियम ही पढ़ा दें? अच्छा, पढ़िए, इक्विलिब्रियम ही पढ़िए, ठीक है। कल ध्यान रखिएगा, कल नहीं है ना, परसों रहेगा ना क्लास? परसों रक्षाबंधन कब छुट्टी है? रक्षाबंधन के दिन है ना, उसके बाद फिर शनिवार हो जाता है, तो सैटरडे क्लास है। ऐसे भी सब जाएगा घर तक। हाँ, वही तो नहीं, हम भाग जाएगा, कोई नहीं रहे बोला नहीं। कल याद रखिए, खाली रूटीन में है ना, का रूटीन तो दे दिए हैं उसको। थोड़ा सा मेरा पैर पता निकल जाके फिर देखिए, ठीक ही नहीं हो रहा है एकदम, अभी तक दर्द से एकदम पूरा एकदम दुख रहा है एकदम पूरा। देखिए पेन लग गया। तो पेन देखे थोड़ा मैंने, बीच में 1-2 दिन एकदम दर्द बहुत कम था, ये पैरे मैंने होता है जहाँ खड़े रहते हैं एकदम तनतना जाता है पूरा एकदम। हम निकले।
हुआ? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं क्या हुआ? क्या ये सब कहाँ जा रहा है? कौन सा कहाँ पे तुम जा रहे हो? गया नहीं उधर। मानने दे यही तो खड़ा है गया नहीं, गई देखो जा रही है। नीचे जा रही है अभी कुछ खाने के लिए। क्या खाई? खाने का मन है वही खाएगी। खाने लायक खाई नहीं है।